यदि कोई कॉम्प्रोमाइज़ किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंडरस्टैंडिंग में होता है कि देश में अभी फासीवाद नहीं आया है, जहां हम देख रहे हैं कि वक्फ अमेंडमेंट में ला करके मुसलमानों की ज़मीनों को छीना जा रहा है, CNRC ला करके लोगों की नागरिकता पे सवाल उठाया जा रहा है, किसकी दाढ़ी कितनी लंबी है उसको देख करके ट्रेन में उसको लिंचिंग कर दिया जा रहा है, खाने में क्या टिफ़िन में है उसको देख करके मारा जा रहा है। और यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी ये बोलती है, वो भी वामपंथ की विचारधारा से आने वाली पार्टी, कि देश में फासीवाद नहीं आया, तो ऐसा कोई अलायंस बनाना उनके साथ मुश्किल होगा, उनको लीडर सिर्फ देना मुश्किल होगा जो इस बात पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। हमें ये समझना होगा कि JNU एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है और यूनियन को कोई पैसा अलॉट नहीं होता है, पैसा एडमिन को अलॉट होता है। और लगातार जो JNU में जो फंड कट हो रहा है वो तो भाजपा सरकार ही कर रही है, और भाजपा सरकार का ही तो स्टूडेंट विंग ABVP है। क्या ABVP अपने आप को इंडिपेंडेंट तो नहीं मानती है कि हम BJP से इंडिपेंडेंट हैं? तो जब उन्हीं की सरकार बैठी है और मेमोरेंडम देने के लिए जब ABVP के लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, तुरंत मंत्री के ऑफिस में पहुँच जाते हैं और फोटो खिंचाते हैं कि आज इस मंत्री से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो उस मंत्री से जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, उस सौभाग्य थोड़ा फंड में भी लाने की कोशिश कर लें। तो ये कैंपस की जो लड़ाई है, और इस कैंपस में ABVP भले ही यूनियन में नहीं है लेकिन रूल वही कर रहा है, क्योंकि उन्हीं के ABVP के सारे लंपेन को आज यहाँ पे फैकल्टी में रिक्रूट किया जा रहा है, उन्हीं RSS BJP के लोगों को यहाँ पे प्रोफेसर बनाया जा रहा है, उन्हीं के लोगों को DOS में बैठाया जा रहा है। आज कौन है? मनोराधा चौधरी जो DOS बन करके बैठी हुई है, वो रशियन सेंटर में पढ़ाती है। वो दिल्ली चुनाव से पहले एक पेपर पब्लिश की, उसमें लिखा गया कि जो है रोहिंग्या मुस्लिम बहुत काफ़ी बढ़ गए हैं दिल्ली में, इस कारण से जो है हिंदुओं के लिए खतरा है ये। वो रशियन सेंटर में PhD कर रही है और पेपर निकाल रही है रोहिंग्या मुसलमान पे। वो किसकी कैडर रही है? वो ABVP की कैडर रही है। आज दिल्ली की CM है रेखा गुप्ता, वो ABVP से डूसू की प्रेसिडेंट बनी थी, आज चीफ मिनिस्टर है। उनका वीडियो है पूरे JNU के खिलाफ कि JNU को बंद कर देना चाहिए, मुफ्तखोर और देशद्रोहियों का अड्डा है। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। हमारे साथ बातचीत करने के लिए नीतीश मौजूद हैं। नीतीश आईएसआई के कैंडिडेट हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में चुनाव हो रहे हैं। नीतीश, इस वक्त चुनाव की सिचुएशन क्या है? चुनाव के सिचुएशन में यदि हम बात करें तो देख रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स रात भर जग करके जनरल बॉडी मीटिंग हुई और उसके द्वारा एक ऑटोनोमस स्टूडेंट लेड EC चुना गया। ये कोई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं है जहाँ केवल प्रधानमंत्री जो है EC के मेंबर्स को चुन लें या 2-3 लोग मिलकर चुन लें। यहाँ पे स्टूडेंट्स अपनी जनरल बॉडी मीटिंग से कंसेंसस बना के EC को चुनते हैं। और जब विड्रॉल का वक्त चल रहा था और उस वक्त कुछ लोग लाइन में लगे हुए थे, हर देश का ही नियम होता है, अगर कोई लाइन में लगा हुआ है तो वोटिंग का समय जब तक होता है उसके बाद भी उसको वोट करने दिया जाता है। अगर पंक्ति में खड़े हैं तो विड्रॉल का भी वही नियम होता है, नॉमिनेशन का भी वही नियम होता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि EC ने गेट बंद कर दिया था, तो रिक्वेस्ट करने पर कि ऐसा होता है तो वो माने, उसके बाद उन्होंने दरवाज़ा खोला। लेकिन उस वक्त ही परिषद के लोग, ABVP के लोग EC के मेंबर्स को मारे, बैरिकेड को तोड़ा, शीशे तोड़े, उनके कमरे में घुसे। फिर दूसरे दिन भी जब EC ने ये अपनी सर्वसम्मति से तय किया कि हम विड्रॉल का विंडो बढ़ाएंगे आधे घंटे के लिए, क्योंकि उस वक्त वायलेंस हो गया था, उसके बावजूद लोगों ने जो है मारपीट किया, EC मेंबर के साथ दरवाजे तोड़ दिए, EC ऑफिस में घुस गए और इस कारण से सेफ्टी और सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हुई। EC की एडमिन जो है वो देख रहा है और कोई सिक्योरिटी सेफ्टी मुहैया नहीं करा रहा है और इस कारण से चुनाव अभी रुका हुआ है। हमारी लगातार बातचीत हुई, हमने मीडिया के सामने भी सारे फुटेज दिखाए, उन लोगों के पोस्टर्स दिखाए जिन लोगों ने हिंसा किया है, और ये अपील किया है प्रॉक्टर ऑफिस से उन पर कार्रवाई हो, आउट ऑफ बाउंड किया जाए उनको कैंपस से और जल्द से जल्द जो है चुनाव को रिज्यूम किया जाए। नीतीश, लेकिन चुनाव में इस वक्त लेफ्ट भी बटा हुआ है, पहली बार हम देख रहे हैं। कितना बड़ा चैलेंज होगा? एक तरफ ABVP का चैलेंज आप लोगों के लिए, एक तरफ इंटरनल चैलेंज आप लोगों का। इंटरनल चैलेंज तो ये है, एक बात हम मानते हैं कि अरफन बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि अभी के वक्त में जहाँ परिषद या एक फासीवादी सरकार एक बड़ी ताकत है और देश भर में लोग यूनाइट होकर के चुनाव लड़ते हैं। लेकिन हम बार बार यही कहते हैं कि इस कैंपस में जब अलायंस हुआ था लेफ्ट का, तो उस वक्त इस शर्त पे अलायंस हुआ था कि एक एंटी फासिस्ट अलायंस है, और वहाँ पे सभी लोग इस कॉमन ग्राउंड पे आए कि जो भाजपा सरकार है, जो ABVP है, वो एक फासीवादी ताकत है और उसको हराना ज़रूरी है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि कुछ संगठन है जो SFI है, उसकी पूरी की पूरी फासीवाद की अंडरस्टैंडिंग जो वो कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है। वो ये बोल रहे हैं कि देश में फासीवाद नहीं आया बल्कि न्यू फासिस्टिक टेंडेंसीज़ है। तो हमारा यही कहना था और लगातार अलग अलग स्कूल्स में लगातार हमने यही बात बोला, इस कैंपस का अलायंस एक एंटी फासिस्ट अलायंस था और इस कारण से यदि कोई कॉम्प्रोमाइज़ किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंडरस्टैंडिंग में होता है कि देश में अभी फासीवाद नहीं आया है, जहाँ हम देख रहे हैं कि वक्फ अमेंडमेंट में ला करके मुसलमानों की ज़मीनों को छीना जा रहा है, CNRC ला करके लोगों की नागरिकता पे सवाल उठाया जा रहा है,
कि इसकी दाढ़ी कितनी लंबी है उसको देख करके ट्रेन में उसको लिंचिंग कर दिया जा रहा है, खाने में क्या टिफ़िन में है उसको देख करके मारा जा रहा है। और यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी ये बोलती है, वो भी वामपंथ की विचारधारा से आने वाली पार्टी, कि देश में फांसीवाद नहीं आया, तो ऐसा कोई अलायंस बनाना उनके साथ मुश्किल होगा, उनको लीडर शिप देना मुश्किल होगा जो इस बात पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। और इस कारण से ही हमारी बहस काफ़ी तेज़ हुई, अलग अलग न्यूज़पेपर में भी आई है जो पूरा ये डिबेट है। और उस पूरे हिस्से में वो हमारे साथ अलायंस में नहीं आए और उन्होंने अपना एक अलग बनाया है गठबंधन। और हम आईसा और डीएसएफ के साथ, एक यूनाइटेड लेफ्ट के साथ, एक स्ट्रॉन्ग और यूनाइटेड लेफ्ट के साथ हम लोग चुनाव में आए और पूरी ताकत के साथ हम लोग ये चुनाव जीतने वाले हैं और एबीवीपी यहाँ पे हारने वाली है फिर से। एक चीज़ और बताएं, एक तरफ आपने कहा लिंचिंग की बात की आपने, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो एबीवीपी है वो एक तरफ जो है अंबेडकर को लेकर चलने की बात कर रही है, बीच में जो है उनके पास एपीजे अब्दुल कलाम साहब भी हैं और उनके लेफ्ट में जो विवेकानंदा हैं। ये तीनों सोच कर को लेकर के चलने की बात कर रहे हैं। कहने की बात अलग बात होती है, अब वो साफ तौर से जाहिर हो जाती है उनका फ्रस्ट्रेशन या जो उनकी कुंठा है। जब अमित शाह पार्लियामेंट में ये बोलते हैं कि आप अम्बेडकर 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 आजकल फैशन हो चुका है, तो ये कुंठा जो उनके अंदर है अम्बेडकर को लेकर के, बाबा साहब को लेकर, वो साफ तौर से दिखती है देश में। आरएसएस का कोई डॉक्यूमेंट आप निकाल के देखें, जातिवाद के बारे में उनका क्या कहना है, इस देश में सांप्रदायिकता को लेकर क्या कहना है, तो वो तमाम चीज़ें आरएसएस का कोर जो है वो एक कास्टिस्ट कोर है, एक कम्युनल कोर है। देश को इस बात पे उन्होंने इकट्ठा किया कि सारे हिंदू इकट्ठा हो जाएंगे, मुसलमान उनके लिए खतरा है, लेकिन उसके अंदर की जो जाति का सवाल है वो कहीं नहीं है। तो वो तमाम बेसिकली एक संभ्रांत, एक सामंत लोगों का अपना एक गठजोड़ है जिसके नाम पे वो सारा खेल रचने की कोशिश करते हैं। तो ये अम्बेडकर, ये इलेक्शन लेफ्ट वर्सेस एबीवीपी आप मान रहे हैं या बीच में जो है कांग्रेस का इलेक्शन अभी भी लेफ्ट वर्सेस एबीवीपी है और इस कैंपस में अलायंस का मकसद एंटी फासिस्ट अलायंस था और वो अभी भी उसके सामने, इस कैंपस के सामने साफ तौर से आईसा और डीएसएफ के बतौर देखा जा रहा है और इस एंटी फासिस्ट अलायंस के तहत हम लोग एबीवीपी को हराने वाले हैं। लेकिन एबीवीपी के लोगों का आरोप है कि लेफ्ट पूरे साल कोई काम नहीं करती है और जब चुनाव आता है तो वो आकर के कहते हैं कि जो है हम एबीवीपी को हराओ और हमें वोट दो। 365 दिन और इस कैंपस का स्टूडेंट मुझे नहीं लगता है कि वो कोई, इस कैंपस का स्टूडेंट मुझे नहीं लगता है कि वो कोई नासमझ है। इस कैंपस में लेफ्ट काम करता है, इसीलिए वो हर साल चुनता है और एबीवीपी के लोग हमको वोट देने नहीं आते हैं। इस कैंपस का स्टूडेंट इस यूनियन को मैंडेट देता है, लेफ्ट को मैंडेट देता है और उसके बाद हम चुनाव जीतते हैं। इस यूनियन का अगर हम कान गिनाएं, एक एक स्टूडेंट के साथ यूनियन उनके साथ 365 दिन, ये करने दीजिए ना, 365 दिन, हर एक सप्ताह की एक एक दिन, एक एक सेकेंड उनके साथ यूनियन खड़ा रहा। 16 दिनों का इस कैंपस में भूख हड़ताल हुआ है और उस भूख हड़ताल में कैंपस के ही मुद्दे हम रिजॉल्व करने के लिए भूख हड़ताल पर बैठे। मैं खुद 16 दिनों तक बैठा, कॉमरेड धनंजय जेएनयू प्रेसिडेंट, वो 16 दिनों तक बैठे। इसके अलावा और कई सारे स्टूडेंट्स भूख हड़ताल पर कई दिनों तक बैठे रहे। कैंपस का एक एक स्टूडेंट रिले हंगर स्ट्राइक पर बैठा। वो कैंपस के मुद्दे थे। हमें ये समझना होगा कि जेएनयू एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है और यूनियन को कोई पैसा अलॉट नहीं होता है, पैसा एडमिन को अलॉट होता है। और लगातार जो जेएनयू में जो फंड कट हो रहा है वो तो भाजपा सरकार ही कर रही है और भाजपा सरकार का ही तो स्टूडेंट विंग एबीवीपी है। क्या एबीवीपी अपने आप को इंडिपेंडेंट तो नहीं मानती है कि हम बीजेपी से इंडिपेंडेंट हैं? तो जब उन्हीं की सरकार बैठी है और मेमोरेंडम देने के लिए जब एबीवीपी के लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, तुरंत मंत्री के ऑफिस में पहुँच जाते हैं और फोटो खिंचाते हैं कि आज इस मंत्री से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो उस मंत्री से जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, वो सौभाग्य थोड़ा फंड में भी लाने की कोशिश कर लें। तो ये कैंपस की जो लड़ाई है और इस कैंपस में एबीवीपी भले ही यूनियन में नहीं है लेकिन रूल वही कर रहा है, क्योंकि उन्हीं के एबीवीपी के सारे लंपेन को आज यहाँ पे फैकल्टी में रिक्रूट किया जा रहा है। उन्हीं आरएसएस बीजेपी के लोगों को यहाँ पे प्रोफेसर बनाया जा रहा है, उन्हीं के लोगों को डीओएस में बैठाया जा रहा है। आज कौन है? मनोराधा चौधरी जो डीओएस बन करके बैठी हुई है, वो रशियन सेंटर में पढ़ाती है। वो दिल्ली चुनाव से पहले एक पेपर पब्लिश की, उसमें लिखा गया कि जो है रोहिंग्या मुस्लिम बहुत काफ़ी बढ़ गए हैं दिल्ली में, इस कारण से जो है हिंदुओं के लिए खतरा है ये। वो रशियन सेंटर में पीएचडी कर रही है और पेपर निकाल रही है रोहिंग्या मुसलमान पे। वो किसकी कैडर रही है? वो एबीवीपी की कैडर रही है। आज दिल्ली की सीएम है रेखा गुप्ता, वो एबीवीपी से डूसू की प्रेसिडेंट बनी थी, आज चीफ मिनिस्टर है। उनका वीडियो है पूरे जेएनयू के खिलाफ कि जेएनयू को बंद कर देना चाहिए, मुफ्तखोर और देशद्रोहियों का अड्डा है। तो एबीवीपी भले ही कुछ बोले लेकिन वो ऑलरेडी रूल कर रहा है और वो जेएनयू को बंद करने के लिए काम कर रहा है, जेएनयू को बेहतर बनाने के लिए नहीं कर रहा है। 2019 में जब इस कैंपस में फी हाइक हुआ, इस कैंपस का एक एक स्टूडेंट सड़क पे निकल के फी हाइक के खिलाफ खड़ा रहा, केवल एक संगठन, और वो एबीवीपी फी हाइक के समर्थन में खड़ा रहा क्योंकि उसको ऊपर से ही आदेश आया था।